गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। हम आज बात करेंगे रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। है क्या रीवैल्यूएशन? नाम ही क्या है, री मतलब फिर से, वैल्यूएशन यानी फिर से वैल्यू करना किसकी? फर्म की एसेट्स की और फर्म की लायबिलिटीज की। जैसा हम लोग जानते हैं कि कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनका जो वैल्यूएशन है, जिसकी जो वैल्यू है वो मार्केट में कभी बढ़ती है कभी कम होती है। कुछ एसेट्स होते हैं जैसे लैंड ले लें, बिल्डिंग ले लें, तो ये क्या होगा, इनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जब फर्म अपनी एग्जिस्टिंग एसेट्स और लायबिलिटीज को रीअसेस करती है, फिर से चेक करती है, फिर से दोबारा चेक करती है, तो उसे बोला जाता है रीवैल्यूएशन या फिर रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। पार्टनरशिप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि केवल ये एडमिशन का पार्ट है, नहीं, यह है रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो जनरली हमेशा नहीं, जनरली पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते हैं। उसमें होने वाला जो भी प्रॉफिट और लॉस है दे हैव टू शेयर, वो क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। मैं भी इसको क्लियर करूंगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब कब कब रिवैल्यूएशन किया जाता है, कब कब रिवैल्यूएशन किया जा सकता है। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनर्स के बीच में चेंज हो जाए, XYZ पार्टनर थे, अभी भी XYZ पार्टनर है, पहला इक्वल रेशियो था, अब है 2:1:1, तो मतलब पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है। तो क्या ऐसे केस में भी रीअसेसमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, रिवैल्यूएशन बिल्कुल बनाया जा सकता है अगर क्वेश्चन वाले ने बोला है। लास्ट ईयर एग्जामिनेशन में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें पार्टनर्स का एडमिशन और रिटायरमेंट नहीं था, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गए थे, उसमें एसेट्स का रीवैल्यूएशन दिया हुआ था। एसेट्स का क्या दिया हुआ था? रीवैल्यूएशन दिया हुआ था। तो ध्यान रखें, जरूरी नहीं है। तो रीवैल्यूएशन जो बनता है, जनरली बच्चे स्टूडेंट ये समझते हैं कि केवल एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ में बनता है। तो हम एक जो टॉपिक आप स्टडी करेंगे रिवैल्यूएशन, ये केवल कंसर्न नहीं है केवल एक जगह से कि एडमिशन से ही है या फिर चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ही ये टॉपिक है, ऐसा नहीं है। ये टॉपिक पार्टनरशिप के 4 पार्ट को मिलकर बना है, जो आपके चैप्टर में है, जो आपके सिलेबस में है। पहला चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तीसरा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड लास्ट वन इज डेथ। तो इन 4 टॉपिकों में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है क्योंकि वो केस होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म का। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अब होता क्या है रिवैल्यूएशन में? रिवैल्यूएशन में क्या होता है कि पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी एसेट्स जो हैं और अपनी रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को फिर से चेक करते हैं कि बुक्स में अवेलेबल है या नहीं है। और चेक करने के दौरान या चेक करने के बाद हो सकता है उनकी वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है कोई नई एसेट्स मिल जाए, हो सकता है कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाए अचानक से। क्योंकि काफी सारी जब बुक्स हम मेंटेन करते हैं तो प्रोबेबली ये भी पॉसिबल है कि कई सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड करने से छूट जाती हैं या फिर कई सारी एसेट्स रिकॉर्ड होने से छूट जाती है, या फिर कुछ की वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है, कुछ की वैल्यू मार्केट में घट जाती है, कुछ क्लेम्स होते हैं, कुछ क्लेम्स नहीं होते हैं। तो इनको रीअसेस किया जाता है। क्यों रीअसेस किया जाता है? क्योंकि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे उनको एसेस नहीं किया गया तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं उनको ये नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा मैं आपको बताता हूं। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन से मान लिया जाए लैंड जब XYZ पार्टनर थे, सपोज कर रहे हैं XY और Z पार्टनर थे, लैंड उन्होंने खरीदी थी शुरुआत में जब बिजनेस शुरू होता है 1 लाख रुपए की। अब मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 1,20,000। तो जनरली इसमें कितने का प्रॉफिट हो गया? 20,000। और 20,000 का प्रॉफिट जो हुआ है तो किसके बीच में बंटना चाहिए? जिन्होंने जमीन खरीदी थी, XYZ के बीच में। अब मान लिया जाए कोई सी पार्टनर एडमिट हो जाता है, कोई सी पार्टनर एडमिट हो जाता है। अब सोचिए अगर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, इस वैल्यू को पार्टनर के एडमिशन होने के बाद अगर रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उस केस में ये प्रॉफिट 3 की जगह कितने में बंटना लग जाएगा? 4 पार्टनर्स में। तो ऑब्वियसली किसको नुकसान हो जाएगा? X, Y और Z। क्यों नुकसान हो जाएगा? क्योंकि अगर उन्होंने अभी रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया
तो ये जो प्रॉफिट है ये फिर चारों पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। चारों पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा तो जो शेयर सी को मिलेगा वो किसका नुकसान हो जाएगा, एक्स और वाई जेड का सैक्रिफाइस होगा, यानी कि वो सैक्रिफाइस करने के लिए। तो जनरली ये होता है कि इस नुकसान से बचने के लिए वो जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, वो क्या करते हैं, फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स में बताऊंगा, रीअसेसमेंट के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। क्वेश्चन वाला अलग अलग तरीकों से ये पूछता है। तो आज हम देखेंगे कि इसकी जनरल एंट्री क्या होती है और किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। मैं एक ओवरव्यू देता हूं अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का, उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से बनाया जाएगा। क्योंकि ये एक अकाउंट है इसलिए इसके हम 4 कॉलम 4 साइड बनाएंगे, सॉरी 4 कॉलम बनाएंगे, 2 साइड बनाएंगे। ये साइड है डेबिट साइड और ये साइड है क्रेडिट साइड। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरली हम क्या बोलते थे नॉर्मल केस में, अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो प्रॉफिट गेन और कम हो जाए तो क्या होता था, लॉस होता था। लेकिन अब हम उसे एक सेपरेट अकाउंट लाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है, एक चीज ध्यान रखना, ये है नॉमिनल अकाउंट। इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। इट just has to create in respect of recording the all loss and gain while doing the reassessment of assets and liabilities। यानी कि ये अकाउंट केवल और केवल किसके लिए बनाया गया है, किसको रिकॉर्ड करने के लिए, अगर जब रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन यानी रीअसेसमेंट होता है तो उसमें होने वाले प्रॉफिट या लॉस को रिकॉर्ड करना है। तो क्या केस है, केस क्या होंगे, या तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, या तो एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और या फिर घटेगी, या तो लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी। तो कुछ चीजें आप लोग हमेशा ध्यान रखना, लायबिलिटीज जो होती है वो क्रेडिट बैलेंस कैरी करती है, यानी कि वो क्रेडिट होने से बढ़ेगी, और एसेट्स जो होती है वो किससे बढ़ेगी, एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, तो वो डेबिट होने से बढ़ते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ध्यान ये रखते हैं रिवैल्यू, इस पार्ट पे मैं अभी आऊंगा क्योंकि जनरल एंट्री के लिए बहुत जरूरी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैंने पहली बात बोली थी एसेट्स का और लायबिलिटी का हम रीअसेसमेंट कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि या तो वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, मेरी एसेट 1 लाख रुपए की थी, अब वो 1,10,000 या 1,20,000 हो गई है, तो ऑब्वियसली मुझे फायदा है, और जितने भी फायदे होंगे आई हैव टू रिकॉर्ड देम इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसे कहां रिकॉर्ड करना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मुझे वो रिकॉर्ड करना होगा। तो किसका गेन हुआ, बाय, किस तरह गेन हुआ, इंक्रीज इन, बाय इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, किसकी वैल्यू बढ़ गई, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, उसके कारण मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया। ये तो बात हो गई कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन आपने देखा होगा कि एसेट्स की वैल्यू कम भी हो जाती है, या तो उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो जाए या डेप्रिसिएशन के कारण। तो उसकी वैल्यू किसी ना किसी कारण से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम हो जाना मतलब नुकसान है, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, नुकसान है। एंड द लॉसेस हैज टू बी रिकॉर्डेड इनटू द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। The losses have to be recorded into the debit side of revaluation account। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम उन सभी लॉस को रिकॉर्ड करेंगे जो किसके कारण हुए होंगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, किसके कारण, एसेट्स के कारण। एसेट्स का आपको क्लियर हो गया, एसेट्स के कारण, एसेट्स के कारण अगर कोई डिक्रीज इंक्रीज हुआ है। मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। मैंने अभी तो बात करी, हमारे पास 1 लाख की एसेट थी, मान लिया जाए लैंड, जमीन थी 1 लाख रुपए की, उसकी वैल्यू 1,20,000 हो गई है। आप कहोगे सर 20,000 का फायदा है, तो 20,000 का फायदा मतलब एसेट्स में इंक्रीज हुआ है, तो वो 20,000 रुपए किधर आएंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब हम अगर एक क्वेश्चन लेते हैं, एक और सिचुएशन देख लेते हैं, यहां पे ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। 11th में हमने पढ़ा था अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस या प्रीपेड एक्सपेंस हमने क्या समझा था, वो एसेट होते हैं। एडवांस पेमेंट क्या होता है, ये एसेट्स होता है। मान लिया जाए हमने उसको रिकॉर्ड किया नहीं था, यानी कि हमारे पास वो एसेट्स थी ही नहीं,
लेकिन जब हम रीअसेसमेंट कर रहे थे तो हमें पता चला कि हमने तो एक एडवांस पेमेंट कर रखा है, प्रीपेड है, एडवांस है या अनएक्सपायर्ड अमाउंट है, वो नजर आ गई 1000 रुपए। वो क्या नजर आ गई? अब 1000 रुपए का अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड नजर आ गया। हमें पता है कि प्रीपेड क्या होता है? एसेट होता है। अब आप बताओ, क्या हमारे पास पहले प्रीपेड नाम से कोई एसेट थी? बिल्कुल नहीं थी। अब उसकी वैल्यू क्या हो गई है? 1000 हो गई है, यानी कि नहीं, हमने जब रीअसेसमेंट किया तो हमें एक एसेट मिल गई ना 1000 रुपए की। तो अब बताओ वैल्यू बढ़ी या घटी? ऑब्वियसली 0 से 1000 होगी, बढ़ गई। तो वो 1000 रुपए भी कहां आएगा? एसेट्स में। मतलब क्या है कि अगर कोई एक ऐसी एसेट्स है जो पहले बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन रीअसेसमेंट के दौरान, रीवैल्यूएशन के दौरान पार्टनर्स को मिल जाती है, रेज हो जाती है, पता चल जाता है, तो वो भी इंक्रीज इन एसेट का ही पार्ट होता है, क्योंकि पार्टनर्स की क्या हो जाती है? वो एसेट्स बढ़ जाती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। ऐसे ही डिक्रीज इन एसेट में जो भी एसेट डिक्रीज होगी वो आप देखना। तो एसेट्स का क्लियर हो गया होगा आपको। इंक्रीज इन एसेट क्रेडिट में फायदा है, डिक्रीज इन एसेट डेबिट में नुकसान है। ये तो हो गया एसेट्स का। अभी लायबिलिटी बच गई। अभी क्या बच गई? लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में क्या, या तो ये बढ़ेगी या घटेंगी। अगर लायबिलिटी घटती है तो फायदा है। मैंने किसी को 5000 रुपए देने थे, वो कहता है कि चल छोड़ 5 मत दे, 4 ही दे, 5 मत दे, मेरा क्लेम चल तू कम ही दे दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी लायबिलिटी रिड्यूस होगी और रिडक्शन के कारण जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम हो गई है। तो ये क्या है? फायदा है। क्या होता है? फायदा। यानी कि अगर लायबिलिटी कम होती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी क्या कहलाएगा आपका? इनकम, यानी कि गेन है, वो क्रेडिट साइड में आएगा, फायदा हो रहा है आपको, तो किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। जब आपने रिवैल्यूएशन किया, पता चला कि आपकी लायबिलिटीज यानी आपने कम पेमेंट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई है, तो इसका मतलब है आपका फायदा है। जो चीज आपने पहले 5000 पे करना था, अब आपको केवल 4 देना है, इसका मतलब क्या है? 1000 रुपए बच गए, फायदा हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया। दोबारा नेक्स्ट आते हैं। यहां तो लायबिलिटी कम हो रही है, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? लायबिलिटी कैसे बढ़ती है? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कभी रिकॉर्ड होती, कभी नहीं होती। मान लिया जाए किसी पर फर्म के ऊपर किसी ने केस किया, केस पेंडिंग था, यानी कि तब तक वो लायबिलिटी फर्म की क्रिएट नहीं हुई थी, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिवैल्यूएशन पता चला रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के केस में हम वो केस हार गए हैं और हमें फिर वो क्लेम देना पड़ा 10,000 रुपए। पहले तो लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन अचानक से 10,000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई, अचानक से 10,000 रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई, तो वो किधर आ जाएगा? टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यानी फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई। क्लियर है? मान लिया जाए क्रेडिटर थे पहले 12,000 रुपए के, अब एक क्रेडिटर कहता है सर आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया है, मैं 12,000 का नहीं था, मैंने आपसे 15,000 लिया। यानी कि क्रेडिटर तो 15 के थे, लेकिन हमने कितने में रिकॉर्ड किया था? 12 में। तो इस केस में भी क्या हुआ? हमारी लायबिलिटी पहले तो 12 थी, लेकिन अब रिकॉर्ड कितनी करनी पड़ेगी? 15। कितने रुपए से बढ़ गई? जितने रुपए से लायबिलिटीज और एसेट्स डिक्रीज या इंक्रीज होंगे वो रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ना तो 12 ना 15, कितने रुपए से बढ़ा? इंक्रीज कितने से हुआ? 3,000 से। तो 3,000 रुपए आप यहाँ को नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर हो गया? ऐसे ही कई सारी लायबिलिटीज और एसेट्स हम आगे को भी डिस्कस करेंगे फ्रॉम सर्टेन एग्जांपल्स। एक ओवरव्यू है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं। एसेट्स एक ग्रुप है, एसेट्स में बहुत सारी चीजें हैं, लायबिलिटीज भी एक ग्रुप है, तो उनका डिक्रीज इंक्रीज को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं और ऑब्वियसली कभी फायदा होगा कभी नुकसान होगा। तो जब हम इसका टैली करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, तो फिर होगा क्या? जब हम बैलेंस करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो आपको पता है क्रेडिट मतलब फायदा है, क्रेडिट साइड ज्यादा हुई तो वो सरप्लस है, गेन है, फायदा हो गया और वो पार्टनर्स में ट्रांसफर हो जाता है। मैं आपको फिर बता दूं, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो जो डिफरेंस आएगा, जो बैलेंस आएगा, उसको ओल्ड पार्टनर्स में ही ट्रांसफर करना है। किस में ट्रांसफर करना है? ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इन केस ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ लॉस मतलब अगर डेबिट ज्यादा हो गया, रीअसेसमेंट हमने किया तो सही, लेकिन उसमें क्या हो गया? हमें लॉस ज्यादा हो गया, तो ऐसे केस में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जाएगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा, बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियोज। आपको बात समझ में आ गई होगी? ओल्ड पार्टनर्स इन
ओल्ड रेशियो, ये हो गया लॉस और ये हो गया प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन पता क्या सिचुएशन ये है कि क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं, हमें कंडीशन को समझना पड़ेगा। आपको देखने से लगता होगा बहुत इजी सा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत घुमा देता है इसमें। हम पूरा चीज समझेंगे, 11 के कुछ बेसिक कंसेप्ट भी लेके आएंगे, 11 जो आपने पढ़ी थी उसकी भी हम टॉपिक लेके आएंगे। अब मैं आता हूं उसकी जनरल एंट्रीज पे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आजकल क्वेश्चन में पूछ जाते हैं। अगर जनरल एंट्री की बात करें तो बहुत आसान है। जनरल एंट्री कैसे बनेगी देखिए, बहुत आसान है। हमें पता है कि ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। अब अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है तो हम तो जनरल एंट्री डायरेक्ट कर देंगे, इससे जनरल एंट्री डायरेक्ट कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन वाला अगर पूछेगा कि केवल जनरल एंट्री करो, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर जनरल एंट्री करते हैं। मतलब बर्डन बढ़ जाता है क्या बनाने का, रिवैल्यूएशन बनाने का। अब मैं आता हूं अपने पुराने कंसेप्ट में, इधर देखिए प्लीज। अगर हमें बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए ही जनरल एंट्री करनी है रीअसेसमेंट की या रिवैल्यूएशन की, तो फिर हम कैसे करेंगे, हम इसको अभी छोड़ देते हैं। इसके थ्रू तो जनरल एंट्री बहुत इजीली बन जाएगी। क्यों, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां क्रेडिट हुआ है, ये सब डेबिट हुआ है, यानी कि डिक्रीज इंक्रीज इन एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हमें रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो हमें रिवैल्यूएशन को करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। किन किन आइटम से, ये जो आइटम यहां पे वो मेंशन है। क्लियर है, क्या एंट्री बनेगी अगर आप रिवैल्यूएशन से बनाओगे तो बहुत आसान है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज। फिर ऐसे ही प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ऐसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट मत करना, पहले डेबिट को लिखा जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो डेबिट कौन हुआ है, ये इंक्रीज इन एसेट अकाउंट डेबिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत आसान है वैसे तो, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको नहीं दिया है या नहीं बनाना हो और डायरेक्ट जनरल एंट्री बनानी हो तो फिर आप क्या करोगे, उसको देख लेते हैं एक बार। ध्यान रखिएगा, आज ये ओवरव्यू है, जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा उसमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जनरल एंट्री एज वेल एज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी ये ओवरव्यू समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको नोट डाउन प्लीज कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं, हम ये कंसेप्ट बताना चाहिए बस, जो 11th का है। लायबिलिटीज आर कैरिंग क्रेडिट बैलेंस, एसेट्स आर कैरिंग डेबिट बैलेंस। सिंपल बात है, एसेट्स मैंने क्या बोला, रिवैल्यूएशन में क्या रिकॉर्ड करते हैं, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, या तो एसेट बढ़ेंगे या कम होंगे। एसेट्स का क्या कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस रहता है। अब देखिए एसेट्स को क्या किया जाए कि वो हमने बढ़ानी है, क्या किया जाए, डेबिट या क्रेडिट, जिसके कारण वो बढ़ जाएगा। हमें पता है कि अगर हम किसी चीज को इंक्रीज करते हैं तो साइन पॉजिटिव रखते हैं, प्लस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, माइनस को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वैसे ही डेबिट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्यों डेबिट, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, अगर ये इंक्रीज हो रही है तो हमें एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट ही करना पड़ेगा। वैसे ही देखो एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, अगर एसेट्स कम हो रही है, एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है, तो एसेट्स को कम करने के लिए डेबिट नहीं करना पड़ेगा, रिवर्स उल्टा क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। एसेट्स को डिक्रीज अगर शो करना है तो एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट भी 11th का ही है, मैं आपको केवल ओवरव्यू भी दे रहा हूं। लायबिलिटीज के बारे में हम जान जाते हैं पहले, लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटीज को इंक्रीज करना है तो सिमिलर रखना पड़ेगा, क्रेडिट को क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर लायबिलिटीज रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो रिवर्स उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट की जगह क्या हो जाएगा, डेबिट। यही कंसेप्ट है, हमने यही तो देखना है, इंक्रीज और डिक्रीज। अगर मान लिया जाए क्या होती है, कोई एसेट्स बढ़ती है तो मैंने क्या बताया, एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा, तो एसेट्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो इंक्रीज इन एसेट्स अकाउंट डेबिट। देखो 1 लाख की लैंड थी, 1 लाख की लैंड, 1,20,000 हो गई है, कितने से एसेट बढ़ गई, 20,000 से। तो आप क्या एंट्री करोगे, आप करोगे कि सर एसेट तो बढ़ गई तो एसेट को डेबिट होना चाहिए, एसेट को क्या होना चाहिए, डेबिट, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ने से उसको और डेबिट करना पड़ेगा। तो कौन सी एसेट को हम डेबिट करेंगे, जो बढ़ रही है, लैंड। लैंड डेबिट करने से बढ़ गई 20,000 से। 2 इस प्रॉफिट को किधर ट्रांसफर करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। बस बहुत इजी है।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं घटने वाले का। मान लीजिए फर्नीचर था या स्टॉक था, मान लेते हैं स्टॉक की वैल्यू थी 12,000 रुपए, अब उसकी वैल्यू 8,000 हो गई है। उसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 12,000 थी पहले, अब उसकी वैल्यू कितनी होगी? 8,000। तो आपको पता चल रहा है कि स्टॉक एक एसेट है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो एसेट्स जब भी कम होगी तो उसको क्या किया जाएगा? एसेट को क्रेडिट किया जाएगा। मतलब यहां कौन सी एसेट कम हो रही है? स्टॉक। तो अब स्टॉक को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो डेबिट किसे करोगे? ये लॉस को कहां रिकॉर्ड करोगे? लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? स्टॉक। बहुत आसान है जनरल एंट्री। कितने से डिक्रीज हुआ है? 4,000 से। और ये तो हो गया एसेट्स की बात। ऐसे ही लायबिलिटीज के केस में भी आपको जनरल एंट्री परफॉर्म करनी पड़ेगी। बस आपको ये पता करना पड़ेगा क्या एसेट्स में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, लायबिलिटीज में लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। आई होप कि आपको ये ओवरव्यू समझ में आया होगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द practical problem easily. In the next video we will continue with the numerical examples of the revaluation account. We will prepare revaluation account as well as the journal entry. The most important part is the journal entry because it is the basic thing. Without journal entry you are not able to understand the whole concept of the partner's final account. Thank you very much. Next video में हम numerical शुरू करेंगे।